हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आजकल हम काफी सुन रहे हैं कि छोटे बच्चे स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स में हैंड फुट माउथ डिजीज हो रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में और बताने के लिए आज हमारे साथ है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अफसाना, लिटिल स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा से। वेलकम डॉक्टर अफसाना। Hi, Dr. Kruti. Very good morning. And thank you for inviting me for this wonderful session. Actually academic session. Okay. So, पहले तो हैंड फुट माउथ डिजीज क्या होता है? well, आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें हैंड फुट माउथ डिसीज दैट इज HFMD, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HFMD. दैट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउअडेज एंड इट इज एक्चुअली वेरी कंटेजियस डिसीज. कंटेजियस मीन्स जल्दी से स्प्रेड होता है, एक से दूसरे को जल्दी स्प्रेड होता है बाय टचिंग और बाय एनी सिक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक से दूसरे में जल्दी ट्रांसफर होना, वेरी कंटेजियस एंड इट इज एक्चुअली अ वायरल इन्फेक्शन. उसमें ऐसा होता है कि मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं और टिपिकली हैंड्स हैंड्स पे और लेग्स पे रैशेस हो जाते हैं. तो दैट इज और हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, तो इसको हैंड फुट माउथ डिसीज बोलते हैं. ओके, तो इसके जो सिम्टम्स लक्षण है, यानी मुंह में, हाथ और पैर में अल्सर्स हो गए और फीवर होगा। देखिए, डायग्नोस करने के लिए बहुत ही टिपिकली प्रेजेंट करता है ये डिसीज. पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, प्लस टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक अपियरेंस होता है. मुंह में चांदी बोलते हैं हिंदी में या गुजराती में, चांदी बोलते हैं, तो चांदी हो जाती है मुंह में, अल्सर्स हो जाते हैं. और हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ बच्चे को थोड़ा सोर थ्रोट होता है, हेडेक भी थोड़ा बहुत रहता है पेशेंट को. और साथ में हैंड पे और फुट पे, मतलब इसीलिए उसका नाम हैंड फुट माउथ डिसीज है. तो सब जगह पे अल्सर्स हो जाते हैं और रैशेस हो जाते हैं. ओके, और इसका कितने दिन ड्यूरेशन होता है? डिजीज का कितने दिन में ठीक होता है ज्यादातर? वेल ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स को ये इसके बारे में क्यूरियोसिटी रहती है. तो नॉर्मली ऐसा जो डिसीज का जो इलनेस है, डिसीज की जो प्रोग्रेस और जो ड्यूरेशन होता है, वो ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days होता है, बट इट माइट टेक समटाइम्स 2 to 3 weeks ऑल्सो टू गेट कम्प्लीटली रिजॉल्व. सो ये जो फेज होता है वो काफी क्रिटिकल फेज होता है और इन्फेक्टिव फेज होता है. ओके, और इसके डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट है? मतलब सिम्टम्स के अलावा ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि सिम्टम्स से ही डायग्नोस होता है? डॉक्टर को तो क्या है, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, क्लिनिकल कंडीशन से. इट इज नॉट लाइक कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट रिक्वायर्ड है जिससे पता चलता है कि हैंड फुट माउथ डिसीज है. क्लिनिकल पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री होती है जिससे डॉक्टर डायग्नोस करता है. पर प्रूव करने के लिए अगर कोई ऐसा करना होता है तो उसके लिए एक थ्रोट स्वैब लेते हैं, तो वो हम क्लिनिकल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं. तो जिससे पता चलता है कि उसमें वायरस है, जो एक एंटेरोजीनस वायरस फैमिली का वायरस होते हैं जिसको कॉक्सेकी A16 वायरस बोलते हैं. तो ये जो वायरस है वो डिटेक्ट होते हैं थ्रोट स्वैब में से. तो इससे डायग्नोस होता है, और जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट प्रेजेंट होता है तो पेरेंट्स वो कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री जो मैंने पहले भी बताई कि हाई ग्रेड फीवर, चांदी हो जाना, हाँ, अल्सर हो जाना. अभी ये स्प्रेड आपने बताया कि बहुत इजीली स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से, तो ये कौन से पीरियड में ज्यादा स्प्रेड होता है? जैसे ये जो आज जैसे फीवर आया और रैशेस हुए, तो कितने दिन तक ये स्प्रेड हो सकता है? ये जानना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं रहती है, और बहुत सारे लोगों इवन कि ये डिसीज होने के बाद भी दे सेंड चाइल्ड टू प्ले ग्रुप, और यू कैन से कि स्कूल भेजते हैं. तो दे शुड कम टू नो कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बच्चे को अवॉइड करना चाहिए. बाकी की सोशल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, या आजू बाजू में जितने भी किड्स है उनके साथ इंटरेक्ट होने के लिए, या स्कूल में दूसरे चाइल्ड के साथ एक्सपोजर होने के लिए क्यों अवॉइड करना चाहिए. तो जो इनिशियल फेज होता है डिसीज का, जैसे मैंने आपको पहले बताया 7 to 10 days इनिशियल, वो बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है. उसमें जो भी पस्ट्यूल्स रहते हैं या रैशेस होते हैं, उससे वायरस बाय टचिंग, और यू कैन से कि किस भी करते हैं, अगर बच्चे को हम हगिंग करते हैं, तो ये सब चीजों से, टचिंग से, कॉफिंग करते
हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो वो सबसे वायरस स्प्रेड होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सिक्रीशंस होते हैं उससे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड होता है। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस आने के बाद एटलीस्ट उनके बच्चों को ये फेज में, जैसे इनिशियल 7 to 10 डेज तक बच्चे को स्कूल जाना अवॉइड करना चाहिए, ताकि एक से दूसरे बच्चे को ना हो सके। दूसरा, कम्युनिटी में जैसे कि नेबर्स है या फिर सोसाइटी के दूसरे किड्स है, उनके साथ भी इंटरेक्शंस अवॉइड करना चाहिए। अदर देन दैट व्हाट कैन आई से इज लाइक कि दूसरे सिबलिंग्स है तो उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन उतने पीरियड के लिए थोड़ा सा कम कर देना, कम नहीं एटलीस्ट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, तो ओके। ताकि वो ना हो। जैसे कोविड में आइसोलेट करते हैं, तो इसमें आइसोलेशन की कोई जरूरत है या फिर क्लोज कांटेक्ट खाली अवॉइड करना है? नहीं नहीं, मेरे आइसोलेशन तो होना चाहिए बच्चे का, बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस डिसीज है, तो एक से दूसरे में स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इनिशियल 7 to 10 डेज बच्चे को कंप्लीटली रेस्ट करवाना चाहिए, एज वेल एज दूसरे से कांटेक्ट जो है वो कम रखना चाहिए। और खास करके एजेड पीपल होते हैं, जैसे घर में भी अपने, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे लोगों को और दूसरे जो सिबलिंग्स है इवन उनसे भी उनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ताकि वो फर्दर स्प्रेड ना हो, इसके लिए। अभी ये जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हम ध्यान रख सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि ये डिजीज ना हो बच्चों को? यही जो आइसोलेशन मैंने बोला कि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है कि जिससे ये प्रिवेंट हो सके, बट यस हम जो फर्दर कंटामिनेशन, मतलब एक से दूसरे को स्प्रेड करने के लिए कंप्लीट आइसोलेशन जो मैंने बोला वो, और ज्यादातर जो भी सिक पीपल है उनके कांटेक्ट में बच्चे को नहीं आने देना है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, और बच्चे को, जो भी बच्चे को ये हो गया है, तो उनको कंप्लीटली स्कूल जाने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे को स्प्रेड नहीं होता है। ओके। ये ज्यादातर लोगों को ठीक हो जाता है या किसी में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऐसा कुछ भी होता है इस डिजीज में? वेल, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम केसेस में पाए गए हैं, जिसमें ऐसा बोल सकते हैं कि यूजुअली ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज है। तो इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि वो देने से तुरंत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, और उसके अलावा जो अल्सर्स है उसकी ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर। और उसके साथ जैसे आपने बताया कि ये जो आपने पूछा कि इसको कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में कभी कभी कोई रेयर केसेस में सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, अच्छे से अगर इनिशियल फेज में अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया, तो पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है। प्लस एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और मायोकार्डाइटिस, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स आर अवेयर एंड वेल एजुकेटेड और इनिशियल फेज में ही मैनेजमेंट हो जाता है, तो ये सिवियर कैटेगरी के जो इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होते हैं। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ये डिजीज या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है? वेल यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजुअली ये जो डिसीज है वो बोलते हैं कि चाइल्डहुड डिसीज है, जिसमें 1 to 10 years के जो एज ग्रुप वाले बच्चे, इवन की आई हैव सीन के न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है हैंड फुट माउथ डिसीज। और अदर देन दैट लेस देन 5 years के किड्स है, उसमें ये सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो ज्यादा रहते हैं। तो 10 years के बिलो दैट इज वेरी कॉमन, लेकिन जो सिवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो लेस देन 5 years में ज्यादा होते हैं, और अबाउट 10 years वेरी लेस लाइकली। ओके, तो ये एडल्ट्स को मेनली स्प्रेड नहीं होगा? जैसे बच्चों को पेरेंट्स से उनको स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम है? बहुत कम होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी, जैसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो या जिसको इम्यूनिटी, एजेड पीपल हो घर में जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनको स्प्रेड हो सकता है, बट वेरी लेस लाइकली। एक्चुअली दिस इज अ डिसीज ऑफ चाइल्डहुड, सो किड्स आर मोर इन्वॉल्व ऑफ 10 years, लेस देन 10 years एज ग्रुप। और इसी को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, जैसे फीवर्स की या अल्सर की और हाइड्रेशन, कोई स्पेसिफिक इसकी दवाई नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर कृति। दवाई मतलब, पहले तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।
उसको रिकॉग्नाइज करना, और बच्चे को कुछ भी एबनॉर्मल होना तो डॉक्टर के साथ डॉक्टर को दिखाना है, ये अवेयरनेस पहले तो इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर अगर बोलेगा तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, जैसे एक तो मैंने आपको मेन चीज बताई कि हाइड्रेशन मेंटेन करना है होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है तो बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। प्लस दूसरी चीजें जो प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे क्लोज कांटेक्ट और ऑलरेडी इन्फेक्टेड किड्स है तो उससे दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। प्लस ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो जो अल्सर्स होते हैं तो अल्सर्स को हील करने के लिए सूदिंग मेडिकेशंस जो होती है वो दे सकते हैं। फीवर मेडिकेशंस देने के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को एस्पिरिन नहीं जानी चाहिए। जैसे एस्पिरिन से एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होती है, रेस सिंड्रोम करके बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए बच्चे को। तो ये एस्पिरिन मतलब कोई भी मेडिकेशन पेरेंट्स फीवर की जैसे सिंपल पैरासीटामोल दे दिया, लेकिन कोई भी मेडिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट जानी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स को पता नहीं रहता है, कोई एस्पिरिन कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन चली गई तो दैट कैन लीड टू अ डेंजर साइड इफेक्ट्स। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ हाइड्रेशन मेंटेन करना है, साथ में फीवर की मेडिकेशन देना है, और अल्सर्स के लिए जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या ये जो है इसकी वजह से सेकेंडरी इंफेक्शन स्प्रेड ना हो तो ये मेडिकेशंस देनी होती है। अदर देन दैट साथ में अगर कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट साथ में देते हैं, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। ओके। और अगर जैसे बच्चे को एक बार ये हुआ है हैंड फुट माउथ डिजीज, तो वो ठीक हो गया, तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होता है या उसको बार बार हो सकता है ये डिजीज? Well, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये हम लाइक डेली हम ओपीडी के पेशेंट्स देखते हैं तो हम डेली फेस करते हैं। Parents do ask, they are having curiosity and they sometimes they ask wonderful questions and smart questions, some educated parents, so they really are keen to know कि actually ये डिसीज एक ही बार होता है, जैसे चिकन पॉक्स में एक ही बार होता है तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी आ जाती है। तो वैसे ये केस में ऐसा होता है कि इफ वंस ऑल्सो चाइल्ड गेट्स इन्फेक्टेड तो सेकेंड टाइम भी होने के चांसेस है। इट इज नॉट लाइक कि चलो लास्ट ईयर हो गया तो इस साल तो मेरे बच्चे को नहीं होगा, इट कैन हैपन टू एनीवन। तो इसमें मेन चीज तो वही है कि पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, तो इट कैन हैपन टू नेक्स्ट टाइम आल्सो। यस। ओके। और कोई टिप्स देना चाहेगी बच्चों को इसके डिजीज के लिए, इसके अलावा? यस यस यस, एक्चुअली मेन चीज क्या है, कोई भी डिसीज को हम मेन हर एक को ये क्यूरियोसिटी रहती है हर एक पेरेंट्स को कि चलो आजकल जैसे हैंड फुट माउथ डिसीज का आउटब्रेक चल रहा है तो हर एक पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि मेरे बच्चे को ना हो जाए, ये कॉमन वो रहता है। तो दे आर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो लोग ओपीडी में एक बच्चे को लेकर आते हैं कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, देन दे आस्क आल्सो कि ये कुछ हम सुन रहे हैं आजकल एचएफएमडी क्या है, तो देन दैट टाइम दे शुड कम टू नो कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है तो उससे हमारे बच्चे को ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डेली फेस करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए मेन तो यही है कि एक तो पर्सनल हाइजीन अच्छे से होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। सेकंड थिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग होना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग होना चाहिए। और जो भी यूजुअली बच्चों की आदत रहती है कि जो हैंड है ना फेस पे, नाक पे या फिर आईज पे, माउथ के पास टच ज्यादा वो होती है, तो विदाउट हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंट टचिंग ऑफ फेस और फिर आईज वो सब टच करने का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर ऑलरेडी कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो एडवाइस देम टू स्टे एट होम ओनली, डोंट अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद अदर किड्स। तो ये जो सारी प्रिवेंशन है, एज सच आई टोल्ड कि देयर इज नो वैक्सीन व्हिच कैन प्रिवेंट दिस डिसीज, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा, क्राउडी प्लेस पे जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, जैसे बच्चों को थोड़ा, कोई भी बच्चे को ये हो गया तो नॉर्मली किसिंग है, हगिंग है, जो मैंने पहले बताया वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ऑलरेडी एक बच्चा घर में अगर इन्फेक्टेड है तो उसको भी आइसोलेशन, होम आइसोलेशन करना है, दूसरे सिबलिंग से दूर रखना है, एज वेल एज उसके जितने भी टॉयज है या फिर उसके उसके कांटेक्ट में जितनी भी चीजें हैं जैसे टॉवेल है या फिर डेली यूटिलाइजेशन टॉयज है, ये सारी चीजें को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है। उसके यूज वाली जितनी भी चीजें, बाथरूम है, ये सारी चीजें उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, प्रॉपरली क्लीनिंग करना है, जिसकी वजह से एक से दूसरे को स्प्रेड ना हो। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इन्फेक्टेड बच्चा है उससे दूसरे लोग 3 फीट डिस्टेंस से थोड़ा सा
डिस्टेंस रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो वायरस मैंने बोला वो कॉफिंग से, स्नीजिंग से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से वो सबसे स्प्रेड होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू कैन प्रिवेंट दिस डिसीज। आई थैंक होप लाइक गॉट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिवेंशन। यस डॉक्टर अफसाना, बहुत अच्छी जानकारी मिली सभी पेरेंट्स को आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।